ठंड में गरीब माँ के घर आई अमीर बेटियां। सुमन रसोई में खिचड़ी बना रही थी। मेरी दोनों बेटियां आती ही होंगी, उनके आने से पहले कुछ बना देती हूँ। थोड़ी देर में उसकी दोनों बेटियां पायल और रुचि स्कूल से घर आते हैं। माँ, हम आ गए। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। मैंने ना तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं इसे ठंडी कर देती हूँ। पायल सुमन को गले लगाती है। माँ, आपको पता है मैं ना आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। अरे, कैसी खुशखबरी बेटा? आपकी बेटी ने ना 12वीं पास कर ली है और अब मैं कनाडा जाकर आगे की पढ़ाई करूंगी और नौकरी भी करूंगी और आपको पैसे भी भेजूंगी। हाँ दीदी, फिर तो मैं भी आपके पास आ जाऊंगी और वही नौकरी करूंगी। फिर हम दोनों मिलकर माँ को पैसे भेजेंगे। सुमन खुश होकर पायल को गले लगा लेती है। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की है तुम दोनों को पढ़ाने के लिए। माँ, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। माँ, मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो कनाडा में रहता है। हम साथ में रहेंगे और मैं पढ़ाई भी वहीं करूँगी। लेकिन इतनी दूर मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ बेटी? माँ, आप टेंशन मत लो ना, वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है माँ, और मेरी आगे की पढ़ाई भी वही करवाएगा। सुमन पायल को समझाती है और उसकी शादी अनुराग से कर देती है। परेशान मत हो ना माँ, मैं वहाँ नौकरी करूँगी और आपको पैसे भिजवाती रहूँगी ताकि छोटी की पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। कोई बात नहीं बेटा, अब शादी के बाद जब तुम नौकरी करोगी तो तुम्हें अपने ससुराल को देखना है, वही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मैं तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई खुद करवा दूंगी। सुमन ऐसा कहकर अपनी बेटी को विदा कर देती है, जिसके बाद वो फिर से दिन रात मेहनत करती है और अपना काम करके वो अपनी छोटी बेटी को पढ़ाती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, जिसके चलते रुचि ने 10वीं से 12वीं को भी पास कर लिया था। आखिरकार तुमने भी अपनी 12वीं की कक्षा पास कर ही ली। माँ, अब आप देखना हमारी ना सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमें ऐसी गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। मैं तो शहर जाकर नौकरी करूंगी। हाँ बेटी, अब एक तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। तेरी बहन की तो शादी हो गई, वो भी अपनी जिंदगी में सेटल हो गई है, लेकिन ये बुरे दिन हमारे अब तू ही खत्म करेगी। माँ, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। 12वीं कक्षा पास करने के कुछ ही दिनों के बाद रुचि भी शहर चली जाती है और वो वहाँ नौकरी करती है। वो वहाँ जब जॉब करती थी तो उसके कुछ अमीर दोस्त बन जाते हैं और उनकी तरह बनने के लिए वो अपनी सारी तनख्वाह अपने ऊपर ही उड़ाने लगती है। ओह माय गॉड, मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कल मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। ये देखो, गुची का पर्स लेकर आई हूँ और जिम्मी चू के सैंडल भी पहन कर आई हूँ। वैसे मुझे इसके अंदर कोई खासियत तो नजर नहीं आई, फिर तुमने इतने सारे पैसे इस पर क्यों उड़ाए? हाँ, तुम जैसे गरीबों को क्या पता कि ब्रांड का मतलब क्या होता है। तुम्हें तो वो बाजारों के 100-100 रुपए वाले कपड़े ही पसंद आते हैं ना, या फिर तुम जैसे गरीब लोग तो कमला मार्केट के कपड़े पहनकर ही खुश हो जाते हैं। ये सुनकर रुचि चुप हो जाती है। उसे ये बात एकदम से चुप जाती है और उसी दिन अचानक उसके अकाउंट में उसकी सैलरी आती है। अच्छा, ये लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं भी दिखाऊंगी इनको कि ब्रांड कैसे पहना जाता है। रुचि अपनी तनख्वाह महंगे कपड़ों पर खर्च कर देती है और इसी प्रकार अब रुचि के अमीर दोस्त बन जाते हैं। तो वहीं उसकी बड़ी बहन पायल शादी के बाद बड़े बड़े ट्रिप्स पर जाने लगती है। देखो ना अनुराग, पिछली बार हम गोवा गए थे और इस बार मुझे तुम्हारे साथ मनाली जाना है। बहुत ठंड है वहां पर, बर्फ भी गिर रही होगी। ओह, तो तुम्हें स्नोफॉल देखना है? कोई बात नहीं, मैं आज ही मनाली की ट्रिप का प्लान कर देता हूँ। फिर तुम आराम से स्नोफॉल देख लेना और बर्फ के गोले भी खाना, बहुत मजा आता है। अनुराग ऐसा कहने के बाद मनाली की ट्रिप को प्लान कर लेता है। इसी के चलते दोनों बहनें अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जी रही थी। उन्हें अपनी माँ के बारे में जरा भी ख्याल नहीं था।
उनकी बेचारी माँ ठंड में कपकपाते हुए फूलों की माला बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन गांव में बर्फ गिरने की वजह से ये भी वो नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी जो घास फूस से बनी हुई थी, उसके अंदर भी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और बर्फ भी गिरने लगती है। काश मेरी बेटियां वापस आ जाएं, पता नहीं कब आएंगी। उन्होंने तो एक बार जाने के बाद पलट कर भी नहीं देखा अपनी माँ को। सुमन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और गांव वाले उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। माँ जी, अब कैसा लग रहा है आपको? डॉक्टर मैडम, मैं अपनी बेटियों से मिलना चाहती हूँ। अरे सुमन चाची, कोई भी तुम्हारी खबर लेने नहीं आई। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ भर्ती हुए। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मेरी बेटियां मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। कहाँ रहती हैं आपकी बेटियां? मैं उन्हें बुला देती हूँ माँ जी। डॉक्टर नैना गांव वालों से पायल का नंबर लेकर उसे फोन करती है। क्या मेरी बात पायल से हो रही है? यस, पायल स्पीकिंग। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि आपकी माँ यहाँ अस्पताल में है? ओह हाँ हाँ, गांव से फोन तो आया था, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, इसलिए नहीं आ पाई। मुझे लगा मेरी छोटी बहन है उनके साथ। देखिए, आज सुबह आपकी माँ का देहांत हो चुका है। अगर आप उनको आखिरी बार देखना चाहती हैं तो शाम से पहले यहाँ पहुँच जाइएगा। पायल को ये सुनकर बहुत तेज धक्का लगता है। वो जल्दी से अनुराग के साथ अस्पताल के लिए निकलती है और रुचि को भी डॉक्टर नैना अस्पताल बुला लेती है। आप दोनों ने आने में देर कर दी। आज सुबह ही गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। हम इतनी बड़ी बेवकूफ बेटियां हैं जो अपना फायदा होते ही उन्हें छोड़कर यहाँ से चली गई। काश हमने उनके बारे में थोड़ा भी सोच लिया होता तो आज हमारी माँ हमारे साथ होती। रुचि और पायल दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो चलो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवा देती हूँ। डॉक्टर उन दोनों को सुमन के पास ले जाती है और सुमन को देखकर दोनों बेटियां उसके गले लग जाती हैं। तुम दोनों कैसी बेटियां हो जो अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर चली गई और कभी मुड़कर उनका हाल तक नहीं पूछा? जानती हो कितनी मुश्किलों से इन्होंने तुम्हें पाला होगा। हमें माफ कर दीजिए माँ, मैं शहर की चकाचौंध में खो गई थी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ माँ, आपकी इस नालायक बेटी को भी माफ कर दो। मैंने शादी के बाद तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। रोना बंद करो मेरी बच्चियों, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। इसके बाद रुचि और सुमन अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाती हैं। अब वो दोनों उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। गरीब माँ की 2 बेटियां, रूपा और सीमा 2 बहनें थी। सीमा 12 साल की थी और रूपा 10 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे। वो दोनों अनाथ और अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। अरे तू यहाँ बैठकर टीवी देख रही है? जा जल्दी से छत पर से कपड़े उतार कर ला, बाहर बारिश आने वाली है। रूपा बाहर जाती है तो तेज बिजली कड़क रही थी। रूपा अपने कान बंद करके वहीं रुक जाती है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब तो बारिश शुरू हो गई है, क्या करूं? अगर कपड़े नहीं उतारे तो चाची बहुत मारेगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये सीमा ना जाने कहाँ मर गई, कब से उसे समोसे लाने के लिए भेजा है। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद वो वहीं रुक गई होगी। अरे बारिश ही तो है बेटा, कौन सा उसने पानी में धुल जाना था। मेरे बेटे को भूख लगी है, आने दे इसको आज। आशा दरवाजे पर देखती है तो रूपा अभी भी वहीं खड़ी थी। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? अरे सारे कपड़े गीले हो गए होंगे। आशा की आवाज सुनते ही रूपा बारिश में ही छत पर भाग जाती है और कपड़े उतारकर नीचे लाती है। तभी सीमा भी बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचती है। अरे रूपा, तू तो पूरी तरह से भीग गई है, ला इधर कपड़े दे मेरे पास और ये समोसे चाची को पकड़ा दे। सीमा गीले कपड़े रूपा से लेकर एक कुर्सी पर रख देती है और रूपा समोसे अपनी चाची को देती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो सारे कपड़े गीले कर दिए।
और तू कहाँ मर गई थी? अभी समोसे लेकर आ रही है। तुम दोनों को ना एक भी काम करने के लिए बोलो तो एक काम ठीक से नहीं करती हो, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। आशा अपने बेटे अजय को समोसा देती है। समोसा देखकर रूपा का भी मन करता है कि वो समोसा खाए, और वो ललचाई आंखों से अजय को समोसा खाते हुए देख रही थी। चाची, मुझे भी समोसा खाना है। अच्छा जी, समोसा खाना है तुझे? आ इधर आ, अभी तुझे समोसा देती हूँ। रूपा जैसे ही समोसा लेने के लिए आगे आशा के पास बढ़ती है तो आशा उसे जोरदार चांटा जड़ देती है। रूपा की आवाज सुनकर सीमा वहां आती है। क्या हुआ रूपा, क्यों रो रही हो? दीदी, चाची ने मुझे चाटा मारा। चाची जी, आपने रूपा को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती हो, ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज तुम दोनों को ना ही खाना मिलेगा, और सुनो, तुम इस घर के अंदर से ना बाहर निकलो। चलो दोनों के दोनों अभी बाहर निकलो। और आशा सीमा और रूपा को बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। वो पहले ही बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी और वो ठंड से कांप रही थी। चाची जी, आप ऐसा मत करो ना, हमें अंदर ही रहने दो। लेकिन आशा उनकी एक नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। दीदी, चाची हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तो एक समोसा ही मांगा था। रूपा, तुम्हें समोसा खाना था तो मुझे बोलती ना, मैं तुम्हारे लिए समोसा बना देती। तुम्हें याद है जब पिताजी होटल चलाते थे तो मैंने कितनी बार पिताजी के साथ समोसा बनवाया है। अब जब भी तुम्हें समोसा खाना हो ना तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें अपने हाथ से समोसा बनाकर खिलाऊंगी। सीमा और रूपा के पिताजी का अपना होटल था। रूपा तब 2 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई थी। कैसे भी करके उसके पिता ने अपनी दोनों बेटियों को पाला, लेकिन कुछ साल के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद घर और होटल उसके चाचा ने संभाल लिया था और दोनों बच्चियों से आशा घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। इधर दोनों बच्चियां बारिश में खड़ी भीग रही थी। कुछ देर के बाद अशोक होटल से घर आता है। अरे, तुम दोनों यहाँ बारिश में क्यों खड़ी हो? चाचा जी, वो रूपा ने चाची जी से समोसा मांगा तो उन्होंने इसे चाटा मारा और हमें बारिश में खड़ा कर दिया। अरे, तुम दोनों घर के अंदर चलो। नहीं चाचा जी, चाची हमें मारेगी। तभी आशा चिल्लाती हुई बाहर आती है। हाँ हाँ, देखो तो जरा कैसे अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों को बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? देखो कैसे ठंड से कांप रही हैं। अरे आप तो ना बस रहने दो, जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। मैंने बोल दिया है जी, अगर आज ये दोनों घर के अंदर आएंगी ना तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अगर ये दोनों बीमार हो जाएंगी तो अरे नुकसान तो हमारा ही होगा ना। इनका इलाज भी हमें करवाना पड़ेगा और ऊपर से तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो बुला लीजिए, लेकिन सुनो अभी नहीं, 1 घंटे के बाद बुलाना। 1 घंटे के बाद अजय बेटा उन दोनों मनहूसों को बोल दे कि घर के अंदर आ जाएं और सारे बर्तन साफ कर लें। अरे सुनो, माँ ने बोला है अंदर जाओ और बर्तन साफ करो। दोनों बच्चियां ठंड से कांपती हुई अंदर आती हैं और सीमा अंदर जाकर बर्तन साफ करने लगती है। एक दिन आशा किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे हाँ हाँ, दोनों घर का सारा काम कर लेती हैं, तुम बस पूरे पैसे लेकर आना। आशा की बात सीमा सुन लेती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती कि उसकी चाची किससे बात कर रही थी। अगले दिन, सुनो तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बाजार से नए कपड़े लेने जाना है हमें। क्या नए कपड़े? दोनों बच्चियां तैयार हो जाती हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं। आशा ने उन दोनों को दुकान पर बैठने के लिए बोला। सुनो तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कुछ देर के बाद एक लंबा चौड़ा सा आदमी वहाँ आता है। अरे सुनो, तुम दोनों सीमा और रूपा हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। वो आदमी उन्हें लेकर चल पड़ता है। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो दूसरा रास्ता है, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। अरे हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। हम दोनों चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है, आप यहाँ से जाओ।
अरे चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। सीमा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सीमा उस आदमी को जोर से धक्का मारती है और आदमी जमीन पर गिर जाता है। रूपा, रूपा जल्दी भागो यहाँ से। दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। आदमी उठकर उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो दोनों भागते हुए कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाती हैं। तभी वो देखते हैं कि आशा किसी पर फोन पर चिल्ला रही है। अरे वो दोनों अगर घर वापस आई ना तो देखना तुम, वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? अभी जल्दी जाओ और उनको ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। पूजा अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर भाग जाती है। पूजा के पास कुछ पैसे थे तो वो एक बस में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। दीदी, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तभी एक औरत अपना ठेला लेकर वहाँ से गुजर रही थी। दोनों बच्चियां उस औरत को देख रही थी। बेटा, तुम दोनों यहाँ अकेली बैठी हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अरे रोना बंद करो, तुम लोग मैगी खाओगे? मैं ना मैगी बेचती हूँ। वो औरत उन दोनों बच्चियों को मैगी बनाकर देती है और वो दोनों खुशी खुशी मैगी खाती हैं। उसके बाद वो औरत पूछती है तो सीमा उसको सारी बात बताती है। तुम्हारी चाची तो बहुत बुरी है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं यहीं पास में अकेली रहती हूँ। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। उसके बाद वो औरत उन्हें अपने घर ले जाती है और वो उसे प्यार से मौसी बुलाने लगते हैं। जानवी उन बच्चियों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। तब से वो अकेली ही मेहनत कर कर अपना जीवन जी रही थी। कुछ दिनों के बाद वो दोनों का दाखिला पास के स्कूल में करवा देती है। अब रूपा और सीमा सुबह स्कूल जाती और शाम को अपनी मौसी जानवी के साथ मैगी बेचने जाती। दोनों बच्चियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर बार वो अपनी कक्षा में अव्वल आती थी और मेहनत करते करते दोनों अफसर बन गई थी। मौसी जी, अगर आप नहीं होते तो न जाने हमारा क्या होता। अरे बेटा, ये सब तो मैं सोचती हूँ कि अगर तुम दोनों मेरे जीवन में नहीं आती तो न जाने मेरा क्या होता। तुम दोनों अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्चियों। सीमा और रूपा अपनी मौसी को अपने गले लगाते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ आशा का बेटा अजय बड़ा होकर नशा करने लगा था और नशे की लत में उसने अपना घर बार सब बेच दिया और आशा और अशोक को घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ हमारे बेटे ने कितना बुरा किया है। देखो तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे आखिर तो हमें कौन सी सजा दे रहा है? अरे भूल गई तुमने उन बच्चियों के साथ कितना बुरा किया था। ये सब उसी का नतीजा है।